जय श्री राम फ्रेंड्स। सिग्नल सिस्टम के इस वीडियो में आज मैं आपसे कुछ और सिग्नल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक साइन वेव है जिसको हम दिखा रहे हैं वाई वर्सेज एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हमें टाइम दिया हुआ है और वाई एक्सिस दिस साइन वेव। तो साइन वेव इज जनरली डिनोटेड बाय मैथमेटिकली एज एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर ए इज द पीक एम्पलीट्यूड और सिंपली यू कैन से मैग्नीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, you can say omega is equal to 2 pi f, which where f is Hertzian frequency and phi is the phase. ओके तो ये आपका एक वन साइकिल हो गया। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं जीरो से लेकर यहाँ टी तक ये इसका वन साइकिल है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है। ओके नाउ दिस साइन वेव इज वेयरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसके अनंत साइकिल होंगे। एक साइकिल जो है यहाँ पे जीरो से लेकर टी तक के बीच में है। नाउ हाफ साइकिल का मतलब है यहाँ जीरो से लेकर टी बाई टू के बीच में। ओके दिस इज द एम्पलीट्यूड इन दिस केस सपोज दिस इज कैपिटल ए, तो वाई एक्सिस पर इसका वैल्यू हो गया कैपिटल ए के बराबर। और यहाँ पर ये और इसको अगर आप देखेंगे पीक वैल्यूज की आ रही है, तो इफ यू पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू देन दिस वुड बी इक्वल टू ए। तो इस इक्वेशन में आप इसको वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। अब फाई अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। ओके दिस वुड बी सिंपली ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। नाउ इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी देन यू कैन फाइंड आउट द थीटा इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब ये जो टाइम एक्सिस है इसको आप जो है एंगल के टर्म्स में कैलिब्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू हो जाए तो फिर स्मॉल टी जो हो जाएगा हमारा टी बाई फोर के बराबर हो जाएगा। तो जैसे आपके देख सकते हैं दो वेव फॉर्म्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। इन वन वेव फॉर्म दिस इज टी बाई फोर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट जो पाई बाई टू है। इसी तरीके से टी बाई टू को कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा वो पाई हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन से फॉर कैपिटल टी देयर कॉरस्पॉन्ड्स टू पाई। तो ये आपके जो है साइन फंक्शन को हमने डिनोट किया। ओके अब थोड़ा सा और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये आपके दो वेव फॉर्म्स अगेन मैंने यहाँ पर शो की हुई हैं। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक वेव फॉर्म जो ए साइन ओमेगा टी है, दूसरी आपकी ए कॉस ओमेगा टी। तो जैसा मैंने आपको भी बताया लास्ट पेज पर कि ये जो फाई होता है वो फेज डिफरेंस होता है। तो इस वेव फॉर्म को आप आगे पीछे शिफ्ट कर दीजिए तो उसके अकॉर्डिंगली ये साइन आपका कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 90 डिग्री फेज शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू साइन वेव अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए रेड वाली एक्सेस पहले जीरो से पास हो रही थी, अभी रेड वाली एक्सेस जो है वो आपकी यहाँ पर जीरो है, बट यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू हो रही है मैक्सिमम हो रही है। अभी क्या था यहाँ जीरो पर ये जीरो था। तो साइन की प्रॉपर्टी जैसे कि हम जानते हैं साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो बट कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा कोसाइन के लिए। तो दिस इज योर कोसाइन वेव। दोनों वेव फॉर्म्स में शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इनका फेज शिफ्ट हो गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करेंगे, मतलब प्लस पाई बाई टू करने पर जो हो जाएगा ये कॉस ओमेगा टी मेरा जनरेट होता है। तो ये कहलाता है आपका राइट शिफ्ट। ओके इसको आपने सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये साइन और कोसाइन में एक ये डिफरेंस निकल के आया जिसको हम 90 डिग्री फेज शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं, फेज इसकी पीक वैल्यू ए है और पीक टू पीक वैल्यू हम इसको देख सकते हैं यहाँ ए से लेकर ये माइनस ए तक है। तो इसका मतलब इसकी जो पीक वैल्यू आ गई वो आपकी 2a के बराबर होगी। अब इसका इक्वेशन हम जैसे मैंने आपको बताया एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सो दिस इज फाइव एंड प्लस फाइव मतलब लेफ्ट शिफ्ट एंड माइनस फाइव का मतलब राइट शिफ्ट होगा अगर ओरिजिनल आप साइन वेव को अगर आप कंसीडर करें तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नंबर पे जो है सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सैम्पलिंग फंक्शन क्या होता है। तो सैम्पलिंग फंक्शन को हम एस ए फंक्शन भी बोलते हैं, सा फंक्शन भी बोलते हैं, डिनोटेड बाई एस ए टी। ओके नाउ एक्स टी इज डिफाइंड एज 1 इंटू साइन टी। ओके दिस इज साइन फंक्शन एंड जैसे हम कहते हैं साइन टी 1 इंटू साइन टी होता है तो पीक वैल्यू यहाँ पर 1 है तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो साइन जो फंक्शन होता है जैसे मैंने आपको समझाया उसकी वैल्यू जो होती है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो बेसिकली टाइम के इंडिपेंडेंट होता है। बट सैम्पलिंग फंक्शन में जो ऐसा नहीं होता, इसका हम डेफिनेशन देते हैं सैम्पलिंग टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, एज यू कैन सी है। तो सैम्पलिंग टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी साइन टी हो गया ये। अब 1 अपॉन टी क्या है, ये पीक वैल्यू है। जैसे इसको अगर हम साइन वाले वेवफॉर्म से कंपेयर करें तो हियर 1 अपॉन टी कॉरस्पॉन्ड्स टू द पीक वैल्यू, मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी पीक वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट टी टेंस टू जीरो, सैम्पलिंग टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सिंपली लिमिट टी टेंस टू जीरो सैम्पलिंग टी अपॉन टी विच इज इक्वल टू 1, isn't it? Now similarly if you put limit t tends to plus infinity or minus infinity 1 upon t sin t that comes out to be 0। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दोनों लिमिट्स के लिए मैंने आपको बता दिया और इसका जो डायग्राम होगा उसका जो वेव फॉर्म होगा इस तरीके से ड्रॉ होगा। जैसा कि हमने देखा टी टेंस टू जीरो पर ये हमारी इसकी वैल्यू 1 थी तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आ रही है सैम्पलिंग फंक्शन की। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू टी टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 होगी और इधर टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर भी ये 0 होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके तो ये दोस्तों ये सैम्पलिंग फंक्शन है, ये पीरियोडिक नहीं है। ओके पीरियड का मतलब होता है इसके सारे जो वेव फॉर्म्स हैं उनका शेप एक सा होना चाहिए। हम यहाँ पर देखिए डिके हो रहा है तो दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, पहली चीज़।
दूसरी चीज इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ सैम्पलिंग टी बराबर जीरो है, तो सैम्पलिंग टी का मतलब हो गया साइन टी अपॉन टी इक्वल टू जीरो, और यू कैन से साइन टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होगा, ये जीरो किन किन वैल्यूज पे होगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टी इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। ओके, तो एन की सारी इंटीजर वैल्यूज के लिए जीरो होगा, मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 ऑन बोथ साइड, मीन +1 -1 +2 -2 +3 -3 अप टू सो ऑन। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टी इक्वल टू पहले तो यहाँ पर आएगा माइनस पाई, फिर होगा -2 पाई, फिर -3 पाई, -4 पाई, इसी तरह से +4 पाई, प्लस पाई, +2 पाई, +3 पाई। तो ये दोनों साइड पर ये आपका इस तरीके से ये आपका सिग्नल जो होगा वो जीरो होगा, तो जीरो क्रॉसिंग हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने बहुत सरल भाषा में इसको पेज पे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ 3 केसेस हैं दोस्तों जो हमें बिल्कुल समझने चाहिए। उसमें फर्स्ट केस ये है दोस्तों, ये जो है सैम्पलिंग टी जो होता है 1/t sin t होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसकी पीक वैल्यू होती है 1/t। तो अगर हम इसको t टेंस टू 0 कर देंगे तो सैम्पलिंग t इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने कहा कि x t इक्वल टू e⁻⁻t sin t होता है, तो यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू e⁻⁻t है। ओके, sin t का कोफिशिएंट है, तो अगर मैं इसको लिमिट t टेंस टू 0 करूँगा e⁻⁻t sin t, तो दिस कम्स आउट टू बी 0। सिमिलरली एक और फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे y t इक्वल टू 1 इंटू साइन टी, तो अगेन दिस पीक वैल्यू इज इक्वल टू 1 इफ यू आर पुटिंग लिमिट t टेंस टू 0 साइन टी इक्वल टू 0। तो ये तीनों जो आप इक्वेशन में डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट वाला फंक्शन जो वो टाइम पे डिपेंडेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं बाकी दो फंक्शंस की मदद से। तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है और डिकेइंग सिनुसॉइड बोल सकते हैं इसको। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। अब दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं विच इज कॉल्ड सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन और सैम्पलिंग फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एज यू कैन सी हियर, इफ एक्स टी इक्वल टू सिंक टी देन सिंक टी इज इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन पाई टी। जैसा हमने आपको बताया था सैम्पलिंग फंक्शन में ये होता है, यहाँ पर पाई एब्सेंट होता है, मतलब वहाँ पर साइन टी अपॉन टी था, यहाँ पर साइन पाई टी अपॉन पाई टी है। तो ये सैम्पलिंग फंक्शन देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों में आप डिफरेंस से अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ आप कर सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू 0 पे आप देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली लिमिट टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी करता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ओके, सेम वही चीज़ हो रही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सिंक टी इक्वल टू 0 अगर आप करेंगे तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए आपकी वैल्यू 0 होंगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं टी इक्वल टू प्लस माइनस एन पर होगा, मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 रखूँगा तो प्लस माइनस 1, मतलब 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 अप टू सो ऑन बोथ साइड। तो इधर प्लस इन्फिनिटी साइड पर भी और इधर माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट वाले डायग्राम जैसे मैंने आपको समझाया था अभी, उस वाले केस में क्या था दोस्तों, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हमारा केस जो था वो प्लस पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इधर माइनस पाई 2 पाई -2 पाई -3 पाई, इस तरीके से था। तो यहाँ पर अब ये पाई एब्सेंट हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से यहाँ गौर कर सकते हैं, यहाँ पर पाई इज एब्सेंट। तो ये डिफरेंस है दोस्तों आपका सिंक फंक्शन और सैम्पलिंग फंक्शन में। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। सैम्पलिंग फंक्शन और सिंक फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए हम जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिंक टी इज इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन पाई टी, तो सैम्पलिंग टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी। ओके, ये दो एक्सप्रेशन में भी आपको बताया हूँ। ओके, अगर मान लीजिए मैं एक्स इक्वल टू पाई टी रख देता हूँ सपोज, तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू सैम्पलिंग एक्स हो जाता है। अब एक्स की हम यहाँ पर रख दें पाई टी रख दे सकते हैं, तो फाइनली वी कैन से दैट सिंक टी इज नथिंग बट सैम्पलिंग ऑफ पाई टी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर देख लीजिए सैम्पलिंग ऑफ पाई टी इज इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन पाई टी, तो दिस इज नथिंग बट सिंक टी। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सैम्पलिंग ऑफ पाई टी इज इक्वल टू सिंक टी। ओके, अब यहाँ पर ये डिफरेंस देख लीजिए, जैसे मैंने आपको भी समझाया था, x1t अगर 1 साइन टी है, x2t अगर 1 सैम्पलिंग टी है, तो ये 1/t साइन टी हो जाता है। और अगर x3t अगर मैं कोई और एक नया फंक्शन लेता हूँ, दिस इज 1 टाइम्स सिंक टी, तो दिस इज 1/πt साइन पाई टी। तो ये देखिए एम्पलीट्यूड है, ये टाइम डिपेंडेंट है, ये दोनों जगह पे सैम्पलिंग फंक्शन हो या सिंक फंक्शन हो, दीज आर टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड्स, बट इन केस ऑफ प्योर साइन वेव दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट टाइम डिपेंडेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना भी बहुत आसान है। अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ एक्स टी इक्वल टू ई की पावर -at वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, देन यू कैन से एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर -2t सपोज। तो ये फंक्शन को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं ये फंक्शन कैसे ड्रॉ हो रहा है। तो दोस्तों अच्छी तरह से दिखाया, ये जो रेड कलर में जो मैंने आपको दिखाया ग्राफ दिखाया है, ये ई की पावर -2t का है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर t टेंस टू 0 है, अगर t बराबर 0, ई की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ओके, अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो मीन ई की पावर -इन्फिनिटी वैल्यू 0 होती है, तो ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है और ई की पावर -इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कर्व हमने ड्रॉ किया। ओके, अब इसको पीछे अगर टी की पावर टी की वैल्यू माइनस कर देंगे, टी की वैल्यू अगर माइनस कर देंगे यहाँ पर इधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा फिर ये फंक्शन। मतलब अगर मैं कर देता हूँ ई की पावर -इन्फिनिटी कर देता हूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी विच बिकम्स इन्फिनिटी। तो अब ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये आपका फंक्शन था ई की पावर -2t।
सिमिलरली यू कैन ड्रॉ एक्स टी विच इज ई की पावर ए टी वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो अगेन। तो यू कैन से अगर ई की पावर 2t मुझे ड्रॉ करना है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर रख दिए टी बराबर जीरो रखेंगे तो दिस एक्सपोनेंशियल वैल्यू वुड बी 1 बिकॉज ई की पावर जीरो का मतलब 1। इफ यू आर पुटिंग टी टेंस टू इन्फिनिटी देन ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जो हो जाएगी वो इन्फाइनाइट हो जाएगी। ओके, तो यू कैन से दिस मूव्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ ये फंक्शन जा रहा है। अब अगर नेगेटिव में इसको करेंगे ई की पावर मतलब अगर टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कर देंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो आप अच्छे से देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन ई की पावर माइनस 2t एंड ई की पावर 2t। उम्मीद है दोस्तों ये दोनों ग्राफ्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब कुछ एक दो ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। लेट एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस 80 इंटू यू टी, सपोज मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की अपनी खासियत होती है। यूनिट स्टेप फंक्शन जो डिफाइंड होता है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए और टी लेस देन जीरो के लिए फंक्शन जो है अनडिफाइंड होता है, मतलब जीरो रहता है फंक्शन, नॉट एग्जिस्टिंग। तो एक्स टी की वैल्यू माइनस 80 हो जाएगी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, जैसे मैंने आपको समझाया, और ये जीरो हो जाएगा टी लेस देन जीरो क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन हो। तो ई की पावर माइनस 80 इंटू यू टी का जो ग्राफ होगा दोस्तों ये आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्राफ है दोस्तों इस ग्राफ का ही एक चेंज फॉर्म है। तो क्योंकि हमने इसमें ये वाले ग्राफ में हमने यू टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी लेस देन जीरो के लिए ये जो पूरा वेव फॉर्म है दोस्तों, ये वाला जो रेड कलर वाला जो पूरा वेव फॉर्म है ये आपका अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा वेव फॉर्म। तो आपके पास फाइनली ये टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वेव फॉर्म बचेगा। ठीक इसी तरीके से हम ई की पावर माइनस ये वाला फंक्शन जो है ई की पावर 2t यू की पावर माइनस टी, अब मैं इसको अगर एक्स माइनस टी ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ई की पावर माइनस ए की माइनस 80 यू की पावर माइनस टी, तो जहाँ पर टी था वहाँ पर माइनस टी में रिप्लेस करता हूँ तो ई की पावर 80 यू माइनस टी। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यू माइनस टी का मतलब हो गया दोस्तों ये यूनिट से फंक्शन मैंने जो है फोल्ड कर दिया है, मतलब टाइम एक्सेस के अराउंड फोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों जो ये फंक्शन आ रहा था मेरा अभी मैंने जो ड्रॉ किया था ई की पावर मतलब ये जो फंक्शन एक्स टी ड्रॉ किया था ई की पावर माइनस 80 यू टी उसका ही आपका फोल्डेड वर्जन होगा। तो आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं ये जो फंक्शन बनाया है मैंने मतलब एक्स माइनस टी जो है वो एक्स टी का फोल्डेड वर्जन है टाइम एक्सेस के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एक आध फंक्शन और देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। देखिए आपको जैसे ड्रॉ करना है एक्स वन टी कोई फंक्शन है विच इज नथिंग बट ई की पावर माइनस 80 इंटू यू टी प्लस ई की पावर 80 इंटू यू माइनस टी। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर टी यू टी जो है डिफाइंड है वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए और यू माइनस टी जो डिफाइंड है केवल टी लेस देन जीरो के लिए। ओके, जैसा हमने अभी डिस्कस किया तो एक्स वन टी हो जाएगा, दो वैल्यूज आएंगी इसकी दोस्तों, एक तो ई की पावर माइनस 80 आएगी और एक ई की पावर 80 आएगी। कब, जब ये टी ग्रेटर देन जीरो है और जब ये टी लेस देन जीरो है। तो फाइनली आप कह सकते हैं यहाँ पर कंसेप्ट हो जाएगा मॉडुलस ले लिया है ई की मतलब x1 की वैल्यू ई की पावर माइनस ए मॉड टी। तो दिस इज नथिंग बट ई की पावर माइनस 80 फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड ई की पावर 80 फॉर टी लेस देन जीरो। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मिरर इमेज हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पिछले दो कर्व जो मैंने आपको समझाए दोस्तों उनका ही ये कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, एक जगह यू माइनस टी और एक जगह यू प्लस टी, तो दोनों को कंबाइन किया तो यू आर गेटिंग द कर्व एज द ई की पावर माइनस ए मॉड टी। ओके, तो इस तरीके से ये आपका कर्व ये डिफाइन होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ड्रॉ एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस 80 यू टी माइनस ई की पावर 80 यू माइनस टी। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो ई की पावर 80 यू माइनस टी और ई की पावर माइनस 80 यू टी हमने भी ड्रॉ किया था। ई की पावर माइनस 80 टाइम्स यू टी ये वाला फंक्शन हो गया आपका। ओके, और एक फंक्शन मैंने ड्रॉ किया था ई की पावर 80 यू माइनस टी जो हमारा इस तरीके से आया था। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये आया था फंक्शन। तो अब अगर इसको हमें माइनस करना है दोस्तों तो इसका जो वाई एक्सिस मतलब इसको फोल्ड कर दीजिए, मतलब इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये जो फंक्शन आया था मेरा ई की पावर 80 यू माइनस टी, यहाँ पर माइनस जब मैं लगाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स हो गया दोस्तों, इस वाले फंक्शन का एम्पलीट्यूड रिवर्स हो गया। तो दिस वुड बी माइनस ऑफ ई की पावर 80 यू माइनस टी। तो ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। एक फंक्शन ई की पावर माइनस 80 यू टी है और दूसरा फंक्शन है ई की पावर 80 यू माइनस टी, और एक फंक्शन में से दूसरों को माइनस कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा। एक क्वेश्चन और है एक्स टी इक्वल टू ई की पावर 3t यू माइनस टी। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल है, यहाँ टी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो पे देखिए। तो यहाँ पर देखिए यू माइनस टी से चूंकि मल्टीप्लाई किया है तो ये फंक्शन केवल टी लेस देन जीरो पर एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि हमने देखा। तो यहाँ पर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन जीरो होगा, तो ये टी ग्रेटर देन जीरो है और इधर टी लेस देन जीरो है। और रही बात ई की पावर 3t की, तो ये आपका राइजिंग एक्सपोनेंशियल है। ओके, तो ये देखिए आप इस तरीके से आप टी इक्वल टू जीरो रखिए और टी की पावर माइनस इन्फिनिटी रख दिए। ठीक है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ई की पावर टी बराबर जीरो रखेंगे तो ये ई की पावर जीरो मतलब 1 हो गया। तो इस तरीके से ये फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं इसमें आपको केवल एक ही चीज़ में ध्यान देना है, टी की आप लिमिट रख दिए, टी टेंस टू जीरो कर दी और टी टेंस टू इन्फिनिटी कर दी, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल आएगा। बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, ई की पावर जीरो जो होता है 1 होता है और ई की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब देख लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन और,
वाई टी इजल टू ई की पावर माइनस 4t u माइनस टी। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फंक्शन मेरा एग्जिस्ट किधर करेगा, मेरा ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा आपका नेगेटिव साइड में, मतलब t <0 के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसका की पॉइंट जो है वो ये ई की पावर माइनस 4t u माइनस टी। अगर मुझे इसको ड्रॉ करना तो सिंपल तरीका है, एक तो इसको मैं t<0 के लिए देखूंगा, ठीक है, इधर तो मुझे ड्रॉ करना ही नहीं है क्योंकि ये जो रीजन है मेरा t>0, तो यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब <0 पर t इक्वल टू 0 रखिए यहाँ पर, तो ई की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। रही बात यहाँ पर टी की पावर माइनस इन्फिनिटी कर दीजिए, क्योंकि इधर टी टेंस टू इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो टी की पावर माइनस इन्फिनिटी करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन इन्फिनिटी से आ रहा है दोस्तों, इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ तक आया 1, उसके बाद ये फंक्शन 0 हो गया। तो इस तरीके से इस फंक्शन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्या कोई भी फंक्शन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, बस केवल आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसको मैंने सर्किल किया। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब एक आज जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो आखिरी फंक्शन है गॉसियन फंक्शन है, उसको और मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों गॉसियन फंक्शन के बारे में जो हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उसमें जब फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको बताऊंगा, ओके। तो अभी इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आज के लेक्चर में, ओके। और इसमें हम एक्स टी कोई फंक्शन है, अगर उसको हम डिनोट करते हैं तो उसको ई की पावर माइनस (8t² से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ई की पावर माइनस (8t², तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इसकी जो शेप होती है अगर आप देखेंगे तो बेल शेप्ड कर्व होती है। तो एक्स टी ये इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ओके, क्योंकि टी स्क्वायर है तो टी माइनस हो या प्लस हो, द फंक्शन की वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फुरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो जो गॉसियन फंक्शन होता है उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म भी एक गॉसियन फंक्शन ही होगा। दूसरा, दिस इज वाइडली यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक। इसको हम देखेंगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे। और थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रल ऑफ गॉसियन फंक्शन इज रिलेटेड टू एरर फंक्शन विच इज इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स थ्योरी, ओके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जैसे मैंने आपको बताया अभी। और एक लास्ट पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन में भी इसका यूज होता है फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो हम पीडीएफ डिफाइन करते हैं उसमें एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पर हम इन कंस्टेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों गॉसियन फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में आपको बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम।